हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 7 फरवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन रखा गया है उसमें पूछा जा रहा है आपसे दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर राज्य के किस स्थान पर बनाया जाएगा? यानी साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर राज्य के किस स्थान पे बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि ये बड़ा कैसे होगा। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें से है सबसे पहला एरिया, जो कि 1000 एकड़ का क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे 1000 एकड़ का क्षेत्र है और इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अगर हम व्यवसायिक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 87, ध्यान रखिएगा 87 व्यवसायिक व्यवसायिक संगठन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा व्यवसायिक संगठन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, संगठन इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अमेनिटीज क्या क्या होंगी? तो अमेनिटीज में अगर हम आपसे बात करें तो अमेनिटीज में अस्पताल रहेंगे। ठीक है, अस्पताल रहेंगे, बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, बैंकिंग होगी, बैंकिंग के साथ साथ एटीएम की व्यवस्था की जाएगी, एटीएम के साथ साथ होटल्स रहेंगे। यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों के लिए होटल की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट रहेगा और रेस्टोरेंट के साथ साथ ये सारे एमिनिटीज और भी बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे पार्किंग जो भी कॉरपोरेट और ट्रांसपोर्ट के लिए पार्किंग के अलावा यहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप रहेंगे, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ इन सुविधाओं के साथ साथ ये पहला साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट होलसेल कॉरिडोर होगा, जो कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, ध्यान रखिएगा कहां पे? न्यू रायपुर में बनाया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया का लार्जेस्ट होलसेल कॉरिडोर राज्य के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो वो होगा आपका नवा रायपुर, दैट इज कैपिटल सिटी। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में राज्य स्कूल शिक्षा विभाग को किस ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने हेतु तो उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा इसके बारे में? तो ये पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा 25 मार्च 2023 को। ध्यान रखिएगा 25 मार्च 2023 को दिया जाएगा। और 25 मार्च 2023 को जब नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, दिल्ली में ई गवर्नेंस के लिए, ध्यान रखेंगे आप, ई गवर्नेंस का आयोजन होगा और उसी आयोजन में 25 मार्च 2023 को यह पुरस्कार दिया जाएगा। किसके द्वारा? CSI के द्वारा। नवाचार के मामले में न्यू टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा स्कूल की शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल शिक्षा विभाग को 25 मार्च 2023 को, ध्यान रखिएगा, निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने हेतु निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार CSI के द्वारा 25 मार्च 2023 को NSTU यानी नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली में आयोजित ई गवर्नेंस में दिया जाएगा। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, दैट इज निकलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया में गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो खेलो इंडिया कहां पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, इंदौर में, वर्ष 2023 के लिए खेलो इंडिया। और खेलो इंडिया में अंडर 18 गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने, जो छत्तीसगढ़ की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम है, उसने सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा सिल्वर मेडल जीता है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना होगा। अंडर 18 गर्ल्स टीम है। क्लियर? तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा सी, दैट इज रजत पदक। सिल्वर मतलब रजत पदक। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वर्तमान में गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की कितने यूनिट से उत्पादन शुरू किया जा चुका है?
ठीक है, कितने यूनिट से उत्पादन शुरू किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, इससे पहले अगर हम देखें तो राज्य में गौठान समितियों के तहत, गौठान समितियों के तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट, ठीक है, गोबर से प्राकृतिक पेंट, और इन प्राकृतिक पेंट का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जिनके भी सरकारी ऑफिसेस हैं, इन सभी सरकारी ऑफिसेस को, सरकारी जितने भी भवन होंगे, सभी की पेंटिंग की जाएगी एडवर्टाइजमेंट पर्पज से। ठीक है, अब बात आती है कि गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के कितने यूनिट्स रनिंग हैं। तो एट प्रेजेंट 12 यूनिट्स हो चुके हैं, जिसमें से हाल ही में डंगनिया रायपुर में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रायपुर में 2 यूनिट है। रायपुर के अलावा दुर्ग के अलावा फिर बालोद के अलावा कांकेर के बाद कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव के बाद फिर दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा, इन सभी जगहों पे एक एक यूनिट लगाए गए हैं, सिंगल यूनिट लगाए गए हैं प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो कितने यूनिटों से उत्पादन शुरू किया जा चुका है, तो उत्पादन में अगर हम बात करें तो 12 यूनिट्स का स्टार्टअप हो चुका है। 12 यूनिट से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। और अभी तक अगर हम बात करें कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, कुल उत्पादन अभी तक 17,936 लीटर का, 17,000, अगर फिगर की बात करें 17,936 लीटर का प्रोडक्शन हो चुका है, जिसमें से अप्रॉक्स 9900 लीटर का सेल हो चुका है, यानी कि बिक्री की जा चुकी है। क्लियर रहेगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2022 का वसुंधरा सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया है। वसुंधरा सम्मान, ठीक है, वर्ष 2022 का वसुंधरा सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि देते क्यों हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में ये सम्मान दिया जाता है। और देवी प्रसाद चौबे जी स्मृति, ठीक है, स्मृति में सम्मान दिया जाता है। और वर्ष 2022 का अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 में यह सम्मान 22वें क्रम का है, यानी राज्य गठन के बाद से इसका शुभारंभ किया गया था और 22वें क्रम का है। 22वें क्रम में लीलाधर मंडलोई को, ध्यान रखिएगा, लीलाधर मंडलोई को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, लीलाधर मंडलोई को यह सम्मान दिया गया है। तो पूछा जा रहा था कि किस व्यक्ति को दिया है, तो ध्यान रखेंगे आप, दैट इज लीलाधर मंडलोई। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सुमन लाल ध्रुव, हाल ही में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, गांव ला सिरजाबो पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, गांव ला सिरजाबो, इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में एक पुस्तक लिखी है, गांव ला सिरजाबो, ठीक है, गांव ला सिरजाबो। इस पुस्तक के लेखक हैं सुमन लाल ध्रुव। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द जंगल रंबल प्रतियोगिता का आयोजन बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, द जंगल रंबल प्रतियोगिता के संबंध में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर होगा कि द जंगल रंबल प्रतियोगिता का आयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहले अगर हम बता दें तो इसका ऑर्गेनाइज किया गया था 2022 में बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम रायपुर में, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। ठीक है, इंडोर स्टेडियम रायपुर में। और बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अगर हम बात करें तो उस समय भारतीय पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और घाना के, ध्यान रखिएगा, घाना के बॉक्सर इलियास सूले के बीच में प्रतियोगिता रखी गई थी। क्लियर रहेगा, जिसमें से विजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की, जीत दर्ज की थी। अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला बोला जा रहा है आपसे कि इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में किया गया, ये तो आपका सही है। सेकंड है, इस प्रतियोगिता में घाना के बॉक्सर मोहम्मद इलियास सूले ने जीत हासिल की, ये आपका गलत है। सेकंड है, भारतीय प्रतिनिधि के रूप में रवि दाहिया ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, ये भी गलत है। विजेंद्र सिंह ने भारत की तरफ से, यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो विजेंद्र सिंह और इलियास सूले के बीच में यह प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ आपका बनेगा यहाँ पर ए, दैट इज बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में
इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ष 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के संदर्भ में कब से कब तक किया गया, तो याद रखिएगा वर्ष 2022, 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक, 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी मितान क्लब से, राजीव युवा मितान क्लब के लेवल से इसकी शुरुआत की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो सामाजिक विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग और ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत के द्वारा इसको दायित्व को निभाया गया था, यानी ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो शहरी पंचायत जो होता है, नगरीय पंचायत, दैट इज म्यूनिसिपालिटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो 6 अक्टूबर से 10 जनवरी 2023 तक, 10 जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलाया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 14 पारंपरिक खेलों को, 14 पारंपरिक खेलों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसमें बोला जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, इस ओलंपिक का आयोजन 6 अक्टूबर 2022 से 10 जनवरी 2023 तक किया गया, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगिता का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्वहन किया गया। निर्वहन करने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगिता जो है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज कराया है। नेक्स्ट है, इस प्रतियोगिता में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो सभी के सभी स्टेटमेंट्स जो हैं आपके सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात और साक्षरता दर क्रमशः क्या है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात और साक्षरता दर क्रमशः क्या है। तो जब आप 2011 के सेंसस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2011 में लिंगानुपात की बात करें, यानी कि सेक्स रेशियो के बारे में बात करें, तो प्रति हजार पे 991 है। ठीक है, प्रति हजार पे 991 है। और लिटरेसी रेट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो लिटरेसी रेट जो है दैट इज आपका साक्षरता दर। तो लिटरेसी रेट यहां पर आपका है 70.4, ध्यान रखेंगे आप 70.4%। ठीक है, 70.4%। वहीं अगर मेल लिटरेसी में अगर आप देखिएगा तो मेल लिटरेसी में मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों को आपको एक कंपैरेटिव स्टेट में देखना पड़ेगा, जिसमें से अगर आप देखिएगा तो महिला साक्षरता दर 60% का था और पुरुष साक्षरता दर 80% का था। ठीक है, पुरुष मेल की अगर हम बात करें साक्षरता 80.27% था और फीमेल की बात करें तो 60.4% के आसपास आपका लिटरेसी रेट रहा है। ठीक है, ये आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। वही सेम अगर आप देखेंगे जनगणना के बारे में बात करें तो नंबर्स में देखिएगा, टोटल नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में यहां पर जो है मेल है 8807 एंड 893, 8807 893 नंबर्स पूछेगा आपसे 8897093। ठीक है, इतना आपका है मेल लिटरेसी में अगर नंबर्स की बात करें। फीमेल में जब देखिएगा तो 6888902। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे फीमेल में। ठीक है, टोटल नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो क्लियर रहेगा। तो आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट के बारे में, तो सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 991 एंड 70.4%। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का क्या मतलब था, इस क्वेश्चन को रखने का मतलब था इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 उद्योग वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में उद्योग वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रहा है। तो आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पिछले 3 से 4 सालों का, 3 से 4 यानी कि जो आर्थिक रिपोर्ट आई है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आई है 2021-22 में, उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो इससे पहले के 3 से 4 वर्ष का आपको डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अगर कंबाइंड रूप में देखेंगे 2021 में, तो ध्यान रखिएगा 2021 जो कि कोविड का टाइम पीरियड था, फर्स्ट फेज था, इसमें उद्योगों में ध्यान रखेंगे आप, उद्योगों में वृद्धि जो है ऋणात्मक रहा है, निगेटिव रहा है।
ठीक है, उद्योगों में वृद्धि जो रही है वो निगेटिव रही है, क्लियर रहेगा। वहीं अगर आप कंबाइंड देखेंगे तो 2016-17 में कृषि जो था वो सर्वाधिक था, कृषि का रेशियो अगर आप देखेंगे कृषि इन्हांसमेंट में था। सेम कैटेगरी में अगर आप 17-18 की बात करेंगे तो उस समय कृषि जो था ऋणात्मक रहा है, कृषि में वृद्धि की अगर हम बात करें तो ऋणात्मक रहा है। लेकिन कंपैरेटिव जब देखिएगा तो 2016-17 में एग्रीकल्चर सर्वाधिक, उसके बाद 2017-18 की बात करें, 2017-18 की बात करें तो एग्रीकल्चर निगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक। वहीं जैसे ही आप 2019-20 में जाएंगे, 19-20 में इंडस्ट्री पॉजिटिव, ठीक है, इंडस्ट्री जो है सर्वाधिक रहा है। वही अगर आप 2020-21 में आएंगे, 20-21 में आएंगे तो इंडस्ट्री जो है वो आपकी निगेटिव रही है। वहीं 21-22 की बात करूं मैं तो 21-22 में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों जो है आपके निगेटिव रहे हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि सिर्फ उद्योग वृद्धि दर ऋणात्मक रहने के बारे में, तो आप यहाँ पे 20-21 को कंसिडर करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा 2020-21, ठीक है, 2020 और 21, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर भाव पर द्वितीयक और तृतीयक वृद्धि दर, तृतीयक क्षेत्र का वृद्धि दर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तृतीयक क्षेत्र का वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रहा है, ठीक है, किस वर्ष यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का ऋणात्मक रहा है। कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, कितना रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे कृषि जो कि आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है, और द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो उद्योग, और तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो सेवा, ठीक है। इन सभी का 2021-22 का और औसत का कंपैरिजन देखेंगे, तो 2021-22 में कृषि जो है 3.8%, ठीक है, उद्योग 15.4%, सेवा जो है 8.5%। वहीं अगर औसत देखिएगा तो 5.0%, उद्योगों के बारे में बात करें तो 6.5% और 5.5%। ये आपका औसत रहा है, आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आपसे 21-22 के रिपोर्ट में पूछा जा रहा है कितना रहा है, तो उद्योग, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा, दैट इज 15.4 और 8.5, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी 15.4% और 8.5%, ठीक है। औसत भी आप यहां पर देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है प्रचलित भाव पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है। प्रचलित भाव पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के तुलना में इन्हांसमेंट जो है 11.8% का हुआ है। ध्यान रखिएगा 11.8% का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पे नंबर्स बताना है रुपयों के मामले में कि प्रति व्यक्ति आय राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।